मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ये हमारी सेकंड वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रामर चैप्टर एंड टुडे वी स्टार्ट टू स्टडी अबाउट ऑफ वर्ब। तो आज वर्ब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है? टुडे वी लर्न अबाउट ऑफ वर्ब। नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब is a action word. Yeah, you can say that action word is called verb। जो वर्ब होते हैं ये जो ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें एक्शन करके दिखाते हैं, वर्ब को कंप्लीट करते हैं, उसी को हम वर्ब कहते हैं। इसलिए जो भी एक्शन को कंप्लीट करते हैं, एक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। नाउ तो वर्ब हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ द काइंड्स ऑफ वर्ब। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब इन द इंग्लिश लैंग्वेज? So there are four types. There are three conditions. There are four types of verb will be, but we divide that there are three types of verb to understand the topic of object. The first is finite verb, second is linking verb, and third is auxiliary verb. जो finite verb होता है, finite verb and non-finite verb, इसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। Today we talk about a finite verb, linking verb and auxiliary verb. So there are two types of finite verb. First is transitive verb. TV की the means of TV is transitive verb, and second is intransitive verb. So that there are two types of finite verb. यहाँ पर दो प्रकार के finite verb पाए जाते हैं. That is transitive verb and intransitive verb. अब आखिर transitive verb और intransitive verb का मतलब क्या होता है? तो transitive verb का मतलब होता है कि जो verb अपने साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है इट विल बी ट्रांसिटिव वर्ब, एंड जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सेंस ऑफ सेंटेंस हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, बट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इट विल बी कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। इट्स क्लियर? नाउ सेकंड इज लिंकिंग वर्ब। तो व्हाट इज द लिंकिंग वर्ब? तो लिंकिंग वर्ब जो होती है इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जस्ट नाउ अभी आपको हम टेंस चार्ट बताएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। एनीवे, डू डैश, इज, एम आर, हैज, वाज, वर, डिड, हैड, विल एंड शैल, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो दीज हेल्पिंग वर्ब वर्क एज अ मेन वर्ब। जब यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगी तब इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। मीन्स जब कोई हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, वो एक मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगी, तो उन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे। इसे आपने बचपन में क्लास में पढ़ा होगा, फ्रॉम द चाइल्डहुड इन द फर्स्ट क्लास यू आल्सो रीड अबाउट दैट इज बॉल, दिस इज डॉल, दैट इज बॉल, इज दैट इज द मेन वर्ब। तो इज मेन वर्ब इन दैट प्लेस, तो इज लिंकिंग वर्ब। इसको हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। नाउ अगेन auxiliary verb. So there are two types of auxiliary verb. Understand this topic, we can divide auxiliary verb in two types. First is primary auxiliary verb, second is modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb will be helping verb. That helping verb you use in the sentence to make the sentence with the main verb for the help. Suppose that to indicate the tense, indicate the present, past and future, we use helping verb. हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें टेंस के बारे में बताना होता है, टाइम पीरियड के बारे में बताना होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम वहां पर मीन्स हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन वो सेंटेंस में आकर सेंटेंस में कंडीशन और प्रॉपर्टी को अप्लाई करती है। कंडीशन जैसे कि कैन, मे, मस्ट, शुड, वुड, यूज्ड टू, ऑट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो सेंटेंस की कंडीशंस को अप्लाई करती हैं। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मे आई कम इन सर। दीज वर्ड्स टू इंडिकेट द कंडीशन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब in the auxiliary verb pages. Okay, now we talk about of the first point is transitive and intransitive verb. So there are one example, Hari gave me Abu.
इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी विल फाइंड transitive verb, that is transitive verb or intransitive verb, and then we find that what is the object of the sentence. So Hari gave me in the sentence main verb is gave. क्योंकि हर एक सेंटेंस जो होता है इन इंग्लिश में, जो सेंटेंस का रूप होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन अदर. इट इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट इज हरी, verb is the middle side, तो verb is gave. तो we ask two questions from gave. हम gave से दो क्वेश्चन करेंगे, या जितने भी सेंटेंस होंगे हर एक सेंटेंस से हम दो क्वेश्चन आस्क करेंगे. टू क्वेश्चंस अगर हम उससे आस्क करेंगे, हमें आंसर मिलेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. अगर आंसर नहीं मिलेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो गेव से हम क्वेश्चन आस्क करते हैं. पहला क्वेश्चन हम व्हाट से करेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम whom या whose से कर सकते हैं. तो जब हम फर्स्ट क्वेश्चन गेव से करेंगे, व्हाट गेव, क्या दिया, लेकिन आंसर हमेशा वर्ब के जस्ट इन फ्रंट होना चाहिए, सामने होना चाहिए, बैक में नहीं होना चाहिए, पीछे नहीं लेंगे. तो यहाँ पर गेव है, हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, व्हाट गेव, क्या दिया, तो आंसर क्या मिला, आ बुक. व्हाट गेव, क्या दिया, आ बुक. तो यहाँ पर आ बुक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है. इट्स क्लियर. अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं whom या whose से. अगर है तो whom गेव, किसे दिया, तो आंसर मिल रहा है मी, मुझे दिया. तो इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है. इट्स क्लियर. तो देयर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशन समझिए पहले कि आप दो, आपके पास दो वर्ड हैं, व्हाट एंड whose या whom. आप इससे क्वेश्चन करेंगे दी गिवन सेंटेंस की वर्ब से, और वर्ब से क्वेश्चन करने के बाद वर्ब के आगे अगर आंसर मिलता है आपको, यदि उसको व्हाट और whom से आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा. अब एक कंडीशन यहाँ पर है, अगर हमें व्हाट से आंसर मिलता है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. डायरेक्ट का मतलब होता है, देखिए ऑब्जेक्ट भी टू टाइप में होते हैं, दो प्रकार से होते हैं. फर्स्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हम व्हाट से जब हमने सेंटेंस में क्वेश्चन आस्क किया तो हमको आंसर मिला आबू. तो यहाँ पर आबू जो हमारा है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सेकंड क्वेश्चन मैंने whom या whose से किया. whom से क्वेश्चन करने पर whom गेव, किसे दिया, तो आंसर मिला मी, मुझे दिया. तो यहाँ पे मी हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये जो कंडीशन है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं. और अगर ऑब्जेक्ट है, दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई एक भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, डायरेक्ट भी मिल सकता है, इनडायरेक्ट भी मिल सकता है. तो इस कंडीशन में जो आपकी वर्ब होगी वो हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब. और अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आपके सेंटेंस में वर्ब हो जाएगी इंट्रांसिटिव वर्ब. इट्स क्लियर. ओके. नाउ डियर स्टूडेंट, वी टॉक अबाउट ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब, मीन्स जो इसका पार्ट होता है ऑब्जेक्ट इंट्रांसिटिव वर्ब. देयर वन एग्जांपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट. द सन sets in the west. So there are in the sentence sets is verb. Okay. Now we ask question from sets. Two questions. The first from what, second from whom या who. The first question what sets, क्या बैठता है. तो there are answer but the sun, and the sun is behind from the sets as a subject. I told you that our answer will be in front of the sets या after sets. sets के बाद होना चाहिए, ये sets के पहले नहीं. तो जब हमने सेट से क्वेश्चन किया व्हाट सेट, क्या बैठता है, तो आंसर दर्शन है, आगे आंसर नहीं है. दूसरा क्वेश्चन करते हैं whom सेट, किससे बैठा, किसको बैठा, तो इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर इन द वेस्ट जो है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. इट विल बी कॉम्प्लीमेंट. ओके गाइस, इन द वेस्ट इज कॉम्प्लीमेंट. तो वी कैन से दैट सेट इज इन ट्रांसिटिव वर्ब. ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट कैन बी पॉसिबल, हो भी सकता है, कैन बी, बट सेट्स के साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ट्रांसिटिव नहीं होगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब ही है. सेकंड है डू नॉट प्ले नाउ. अब मत खेलो. तो डू नॉट प्ले इन द सेंटेंस, प्ले इज वर्ब. तो हम आस्क करते हैं क्वेश्चन व्हाट प्ले, क्या खेलता है. तो व्हाट प्ले आगे आंसर नहीं है, मींस व्हाट प्ले अगर हम क्वेश्चन आस्क करें
तो आगे आंसर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आज करते हैं, हु प्ले, इसका भी आंसर नहीं, हुम प्ले, हुज प्ले। तो यहाँ पर जो आपका नाउन है, ठीक है, ये भी क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, बट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन केस जो प्ले है ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसमें भी ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। तो वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम प्ले, व्हाट प्ले, क्या खेलता है, तो आंसर क्या मिला हमें, क्रिकेट। व्हाट प्ले, क्या खेलता है, क्रिकेट। तो इन दिस केस क्रिकेट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि व्हाट से आंसर मिला है। हुज प्ले या हुम प्ले, देयर आर नो एनी आंसर। तो फिलहाल एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, अगर एक भी ऑब्जेक्ट है तो इन दिस केस प्ले विल बी ट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसके साथ एक भी ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ में आए ट्रांजिटिव बनने के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब बनने के लिए एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि सेंटेंस में मिल गया। ओके, डियर स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ टेंस चार्ट। अभी जस्ट आपको मैंने इसके जस्ट पहले भी बताया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। तो लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को ऑथराइज्ड करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेंस चार्ट लिया है। एक बात और, अगर हमें इंग्लिश ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, टेंस फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, सेंटेंस को कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है, उसमें नॉट अप्लाई करना है, उसमें वॉइस चेंज करनी है, नरेशन में चेंज करना है, तो ये टेंस चार्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। ओके, क्योंकि इस टेंस चार्ट के अकॉर्डिंग हम 80% इंग्लिश ग्रामर को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले टेंस चार्ट हमें क्या बताता है, टेंस क्या बताता है, तो टेंस हमें बताता है टाइम पीरियड। किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर जो कि आने वाला है। प्रेजेंट टेंस को और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंडिफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडिफिनिट टेंस जो हमारा होता है ये हमें निश्चित टाइम की जानकारी नहीं देता है, मतलब कोई भी चीज सर्टेन या डिफाइन नहीं होती है, इनडिफाइन होती है। कंटिन्यूअस का मतलब हमें उस टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे क्लास चल रही है, खाना खा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू, आई एम रीडिंग, जो भी हो सकता है। परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो हमें एक्शन वर्ड के कंप्लीट हो जाने की जानकारी देता है। मीन्स हमारा जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो परफेक्ट के लिए ये टाइम पीरियड हो गया। इसके बाद होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य जो होता है, जो वर्क होता है वो कंटिन्यू होता है, कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू वर्क के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी दिया गया होता है कि हाँ इतने टाइम से लेकर इतने समय तक या अब से लेकर अब तक। तो ये हमें ये 4 कंडीशन हो गई। इसके थी ये देयर आर 3 पार्ट ऑफ टेंस एंड देयर आर 4 सब पार्ट ऑफ द टेंसेस। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज बीन एंड हैव बीन। Now we talk about our past tense. Past indefinite tense helping verb did होती है, past continuous was were, past perfect tense had and past perfect continuous had been. Future indefinite will shall, future continuous will be, shall be, future perfect tense will have, shall have and future perfect continuous will have been, shall have been. It's clear? तो यहाँ पर हमारे पास 3 टेंस, उसके बाद उसके सब टेंस और उसमें आने वाले जितनी भी वर्ब्स हैं ये सभी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यानी यहाँ पे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, डिड, वॉच, हैड, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यही हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब का भी वर्क करती है, जो कि मैंने कहा था अगर ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रही है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएंगी। इट्स क्लियर? तो अब एक जो सबसे अहम पॉइंट है, ये आपको सीखने को कहीं और नहीं मिलेगा, इसी चार्ट में हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हमारे पास
इंडिफरेंट टेंस होता है, ये पूरे इंडिफरेंट टेंस इसकी बात करते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो हर एक इस हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब भी कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस के साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, मींस इज एम आर के साथ भी आईएनजी फॉर्म, वाज वर के साथ भी, और विल बी शैल बी के साथ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। परफेक्ट टेंस में अगर हम बात करें तो हैज, हैव, हैड, विल बी, विल हैव बी और शैल हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मींस परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटीन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इंडिफरेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ टाइम होता है। इट्स क्लियर? ओके ओके। नाउ यहाँ पर दो कंडीशंस, दो एक्सेप्शंस है, अपवाद है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडिफरेंट में, सेकंड पास्ट, केवल प्रेजेंट और पास्ट में, बाकी में नहीं। प्रेजेंट में एक्सेप्शन क्या है, जो प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में हम डू डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। हम वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। और ये क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी इंडिकेट करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतना बता दें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वहां होता है जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता है, और एस या ईएस वहां अप्लाई करते हैं जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। पास्ट टेंस में भी वर्ब के साथ चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं, डिड का यूज नहीं करते। तो ये केवल दो एक्सेप्शन है, बाकी सब में यही रूल चलता है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब एक बात ध्यान दें, हर एक सेंटेंस, जितने भी इंग्लिश में सेंटेंस आपने पढ़े, जितने भी पढ़े हैं अब तक, हर एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर। अदर में आपका, अदर में कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट आते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में, तो ध्यान दें, अगर हेल्पिंग वर्ब में इजेमार है तो मेन वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी, विल शैल गिवन दिया गया तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ एक्सेप्शन है, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है तो वो डिपेंड करता है एक्सेप्शन के बेस पर। यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन होगा उस पर, केवल इसको छोड़कर बाकी सब पर हमारा ये फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहां से हम सीख चुके हैं टेंस और उसका यूज। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ प्रेजेंट टेंस। Just before I told you about of tense chart, I told you about of verb. Now we will learn about of present tense. So what is the present tense and what is the use of present tense, या what is the use of subject verb, या what is the relation between subject and verb. So at first we try to understand, we have to understand about of subject, singular subject and plural subject. So there are two conditions we apply for the SS means singular subject, PS means plural subject. In the singular subject we have he, she, it, name, any name or any singular noun. नेम का मतलब यहाँ पर इससे जितने भी अगर नाम दिए गए हैं वो नाम हमेशा किसमें आते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अगर नाम के साथ एंड दिया गया तो प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे। Okay, you remember in the pronouns, personal pronoun you also read about of the first person I, we, second person you, third person he, she, it, they, and I have told you in the first videos about of personal pronoun. यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ भी चुके हैं, तो वही पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं। यू, वी, दे, कोई भी नेम प्लस नेम अगर दिया गया, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता एंड लगा के, महेश एंड सुरेश, तो इट विल बी प्लूरल सब्जेक्ट। और नाउन के अगर किसी लास्ट में एस है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो वो भी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। तो इस तरह से हम सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को यहाँ पे समझ चुके हैं। अब यूज क्या करेंगे, तो यूज जो होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो देन वी यूज प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब में क्या आता है यहाँ पर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस प्लस ई एस, ये चीज मैंने भी टेंस चार्ट में आपको इंडिकेट भी की है। इसके बाद डैश, इज और हैज, ये होते हैं सिंगुलर वर्ब। इसके बाद हम प्लूरल वर्ब की बात करते हैं, तो प्लूरल वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ डू एंड देन आर और हैव, ये वर्ड यूज किए जाएंगे।
ओके, ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। नाउ आई इनसे डिफरेंट होता है, आई पर्टिकुलर क्या लगता है आई के साथ, मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये डिफरेंट में मिल जाएंगे, आई एम कंटिन्यूअस में, और है आपको परफेक्ट में, हैव बीन आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ये हो गए, हमें जो यूज करना है बस यही होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। सबसे सिंपल और सबसे सरल तरीका ये होता है कि हम किस तरह से एक सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, हर एक टेंस को हम इसी मेथड के द्वारा समझ सकते हैं। सिंपल, जिस चीज के लिए अगर कंडीशन देखी जाए तो यहाँ पर 3 टाइप में टेंस होते हैं, 4 सब टेंस होते हैं, 4 3 12, और हर एक टेंस या हर सेंटेंस के 6 पार्ट होते हैं। जैसे कि नीचे लिखे हुए स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सेंटेंस आप जानते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और इन दोनों का नेगेटिव पार्ट, तो ये 6 हो गए। तो 24 × 6 अगर हम करेंगे तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा केवल इतना सीखने में कि टेंस ही क्या होते हैं। तो इसलिए सबसे सरल तरीका मैंने आपको बताया यहाँ पर, और इंडिकेट भी किया है। पॉइंट आउट मैं इतना कर रहा हूँ कि जो भी आप स्ट्रक्चर यहाँ बनाए अपने माइंड में बनाए। स्ट्रक्चर का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यही होता है। चेंज क्या होता है? चेंजेस ये वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कैसे चेंज होती है, टेंस चार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि जो भी हेल्पिंग, जस्ट आप इसी वीडियो को आप रिवाइंड करके एक बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस मेन वर्ब के साथ आती है। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्लियर करना, मेन वर्ब आपकी बदल जाएगी। और अगर आप हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं मेन वर्ब, तो आपका टेंस चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चेंज हो ही जाएगा। अब यहाँ पर अफर्मेटिव की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और फिर अदर अप्लाई करते हैं, राइट करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। और इस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव में हम नॉट का यूज करते हैं। एक सेंटेंस और भी आता है, अपर क्लास से में भी, कंपटीशन में भी आता है, फाइंड द एरर में भी आता है कि नॉट, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नॉट कहाँ यूज करते हैं। तो वी यूज नॉट बिफोर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट का यूज हम कहाँ करते हैं, नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में करते हैं। या ये थीम अगर आपको सही नहीं लगती है तो सबसे सिंपल तरीका होता है बिफोर मेन वर्ब। नॉट यूज कहाँ करते हैं, बिफोर मेन वर्ब। अगर जो मेन वर्ब हमारी दी गई है उसके जस्ट पहले हम नॉट का यूज करते हैं, दैट विल बी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर सीखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड अदर। नेगेटिव बनाना है, इसी के बीच में नॉट अप्लाई कर देंगे। अगर आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप लाना है तो आप ये हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट से पहले कर देंगे। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बनाना है तो आप जो सेंटेंस यहाँ बनाया है उसी सेंटेंस फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए, या क्वेश्चन वर्ड राइट करने के बाद फिर यहाँ आ जाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब एंड अदर। तो इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और किसी भी सेंटेंस को टेंस चार्ट हम उस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, यही पास्ट टेंस में भी रहेगा, यही फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो आपके 3 चैप्टर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान देना है केवल एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका गलत ना होने पाए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इसके अलावा आई कंडीशंस मैंने डिफरेंट कर दी, स्ट्रक्चर आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इस वीडियोज के लास्ट में आप अपने कमेंट के द्वारा, या जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, इंग्लिश में अगर कोई चैप्टर आपको छूट रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया, बट अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी समझ में नहीं आया, कुछ छूट रहा है, तो कमेंट करके इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन मुझसे आस्क कर सकते हैं। इमीडिएटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दूंगा। और आई रिक्वेस्ट टू यू, आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसको समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, और आपको ये तरीका बहुत इजी लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को लाइक कर दें, अपना कमेंट दें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से ये जो इजी वे है सीखने का, इंग्लिश सीखने का, ये आपके साथ, आपके दोस्तों तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक्स।